चलिए, तो फिर विज्ञान के अगली क्लास में हम लोग किस पर चर्चा करने वाले हैं? उत्सर्जन तंत्र। तो एनाटॉमी का ये तीसरा क्लास हो गया ना। एनाटॉमी के पहला क्लास में हमने क्या देखा? कंकाल तंत्र। दूसरा में हमने क्या देखा? रक्त परिसंचरण तंत्र। और तीसरा में भी पढ़ने वाले हम लोग उत्सर्जन। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र क्या होता है इसको समझना है। उत्सर्जन तंत्र को समझने से पहले हमको शरीर की एक क्रिया होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म, उपापचय। पहले इसको समझते हैं। उपापचय या मेटाबॉलिज्म का अर्थ क्या होता है इसको समझने के लिए हम ये जानते हैं कि प्रोटीन का ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, प्रोटीन का ऊर्जा में परिवर्तन होना ही शाब्दिक अर्थ में क्या कहलाता है? उपापचय। या यूं कहें कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो खाते पीते हैं, जिनसे हमको जो भी पोषक पदार्थ मिलते हैं, उन पोषक पदार्थों का उपयोगिता शरीर में तब होगा जब वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो। समझ आए? तो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का जब ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? उपापचय या फिर मेटाबॉलिज्म। समझ आया? हमने जो भोजन ग्रहण किया, चाहे कुछ भी हम खाए थे, उसका महत्व तभी है जब वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तन। वो बोलते हैं नहीं जी इतना सारा खाते हैं अंग में नहीं लगता है, बोलते तो अंग में नहीं लग रहा है मतलब क्या है? वो जो ऊर्जा आ रही है उसका शरीर में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अंग में लगना, तो अंग में लग, कई लोग थोड़ा सा भी कुछ खाएंगे तो मस्त एकदम फर्स्ट कुछ, तो ऐसा बोलते हैं कि कुछ भी खाता है जिसके अंग में लग जाए। उपापचय मतलब भोजन का ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? उपापचय कहा जाता है। या अन्य शब्दों में कहें तो प्रोटीन का ऊर्जा में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? उपापचय। अब ध्यान से समझना। तो जब हमारे शरीर में उपापचय की क्रिया होती है तो विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। जब हमारे शरीर में उपापचय की क्रिया होती है तो विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों का भी निर्माण होता है। जैसे कि कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ हो सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। ठीक है, और क्या हो सकता है? अमोनिया। तो इस प्रकार से बहुत ही खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। किस प्रक्रिया के दौरान? उपापचय की प्रक्रिया के दौरान। कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ? तो मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। और ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। अब यदि ये हानिकारक है तो इनको हमारे शरीर से बाहर निकालना है। समझ में आ रही है? तो उपापचय की क्रिया के दौरान जब भोजन का ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है तो बहुत से अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और इस प्रक्रिया में शरीर के जो भी अंग भाग लेते हैं उन सभी को उत्सर्जी अंग या फिर उत्सर्जन कहते हैं। समझ में आ गई बातें? तो मेन चीज क्या है? उपापचय से शरीर में ऊर्जा होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा जिससे अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे। और इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और इस प्रक्रिया में जो भी अंग भाग लेते हैं उसको उत्सर्जी अंग कहते हैं। और ये पूरा जो सिस्टम है ये क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। समझ में आ गई बातें? अब इस उत्सर्जन तंत्र की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? तो आपका है क्या? स्किन, आपका लंग्स, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन और किडनी। तो बारी बारी से समझते हैं। तो पहले देखते हैं कि त्वचा क्या काम करता है उत्सर्जन तंत्र में, इसकी क्या भूमिका है। तो त्वचा की सबसे अहम भूमिका है। ये हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को पसीना के माध्यम से बाहर निकालेगा। किसके माध्यम से? पसीना के माध्यम। तो पसीना निकालेगा, पसीना के माध्यम से क्या निकलेगा? नमक निकलेगा। और साथ ही साथ हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, उसको भी क्या करता है? मेंटेन करता है, नियंत्रित करता है। समझ में आ रहा है? ये किसका काम है? स्किन। और हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग भी क्या है? हमारा त्वचा है। क्लियर है? अगला देखते हैं क्या? फेफड़ा। तो उत्सर्जन की प्रक्रिया में फेफड़ा की क्या भूमिका है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है। समझ आए? किसको बाहर निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हम यकृत की बात करें तो यकृत जो होता है हमारे उत्सर्जन की प्रक्रिया में अमोनिया को यूरिक एसिड में बदलता है। या अमोनिया को किसमें बदलते हैं? यूरिया में। यूरिया से फिर
किसमें बदलेगा, यूरिक एसिड में, और फिर वो मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकलेगा। अब ये मूत्र मार्ग के माध्यम से नहीं निकालता, ध्यान रखना, यकृत क्या करेगा, अमोनिया को यूरिया या फिर यूरिक एसिड में बदल देगा। उसके बाद में ये उसको भेज देगा किसके पास, वृक्क के पास, और वृक्क में फिर वो और टूटेगा, छनेगा, जो भी होना है होने, उसके बाद मूत्र के मार्ग से वो बाहर निकलेगा। इसके अलावा यकृत का हमारा काम क्या है, एल्कोहल का निराविशन करना, ठीक है। यकृत और क्या काम करता है, एल्कोहल, एल्कोहल का क्या करना, निराविशन, निराविशन मतलब एल्कोहल को पचाने का काम, समझ आए। तो एल्कोहल को पचाने का काम कौन करता है, आपका यकृत। इसलिए बोलते हैं ना, ज्यादा शराब पीने से क्या लिवर डैमेज होता है, लिवर सिरोसिस, समझ आए। तो ज्यादा शराब पीने से क्या खराब होती है, आपकी लिवर, लिवर, यकृत, लिवर सिरोसिस हो जाता है। समझ में आ रही बातें, ठीक है। तो ये काम करेगा कौन, यकृत, अमोनिया को यूरिया में बदलेगा, यूरिक एसिड में बदलेगा, उसके बाद ये वृक्क को दे देगा, और वृक्क के माध्यम से वो कहाँ निकल जाएगा, मूत्र मार्ग से बाहर, समझ आए। इसके अलावा यकृत और क्या कर रहा है, एल्कोहल को पचाने का काम कर रहा है। क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम बड़ी आंत की बात करें तो उत्सर्जन तंत्र की क्रिया में बड़ी आंत की क्या भूमिका है, कि ये जितने भी अनपचा भोजन होता है उसको काइल के माध्यम से बाहर निकाले, जितने भी अनपचा भोजन होता है उसको काइल के माध्यम से बाहर निकाले, ठीक। इसके अलावा बात करते हैं किसकी, वृक्क या फिर हमारा किडनी। तो याद रखना, सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है हमारा किडनी। जैसे कि परिसंचरण तंत्र में सबसे प्रमुख अंग कौन सा था, हमारा हृदय, हमारा हार्ट। वैसे उत्सर्जन तंत्र के सबसे प्रमुख अंग कौन सा है, आपका वृक्क, किडनी। समझ में आ रही बातें, चलिए तो किडनी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना, ठीक है भाई। चलिए तो हमारा सबसे प्रमुख जो उत्सर्जी अंग है वो क्या है, हमारा वृक्क। किडनी के बारे में जानते हैं, पढ़ेंगे, पूरे डिटेल से समझेंगे कि किडनी क्या है और ये काम कैसे करता है। तो किडनी जो होता है हमारे शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है, समझ आ रहा है। हमारे शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है जिसका नाम क्या है, किडनी। अभी किडनी काम कैसे करता है, तो देखो, किडनी का जो सबसे प्रमुख कार्य है वो रक्त को छानना। क्या करेगा, रक्त को छानना। रक्त को छान करके उसमें जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को अलग करना, और जो शुद्ध रक्त है उसको शरीर के आगे लेकर के जाना, समझ आ रहे हैं। तो वृक्क का सबसे प्रमुख कार्य है ब्लड का फिल्टर करना। क्या करना, ब्लड का फिल्टर करना। ब्लड में जितने भी अशुद्ध पदार्थ हैं, जैसे अमोनिया हो गया है ना, कोई जहर हो सकता है, कोई ऐसा कोई कण या पदार्थ हो सकता है जो हमारे शरीर के लिए क्या हो, हानिकारक हो, उसको रक्त से छानने का काम करेगा कौन, हमारा किडनी, समझ आ। और उसको फिर किडनी जो है, किसमें, किडनी क्या करेगा, मूत्र मार्ग से उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो हमारे शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जन क्या है, आपका किडनी। रक्त को छानने का काम करता है, और छान करके उसको जो भी अशुद्ध पदार्थ है उसको मूत्र मार्ग से बाहर निकालने का काम करेगा। तो वृक्क के चारों ओर एक झिल्ली होती है, जिस झिल्ली को क्या कहा जाता है, पेरिटोनियम। याद रखना, बहुत काम का चीज है, ठीक है। पेरिटोनियम बोलेगा कि पेरिटोनियम जो है शरीर के किस अंग में पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, वृक्क में, किडनी में पाया जाता है। क्या, पेरिटोनियम। हृदय में हमने क्या देखा था, पेरिकार्डियम, याद रखना। तो हृदय में होता है पेरिकार्डियम, वो भी झिल्ली, और आपकी किडनी में जो झिल्ली होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम, ठीक है। वृक्क का काम क्या करता है, तो बताया, रक्त को क्या करेगा, छानने का काम करेगा। इसके अलावा हमारे शरीर में जल एवं लवण की मात्रा को नियंत्रित, किसको नियंत्रित करता है जी, जल एवं लवण की मात्रा को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में अम्ल एवं क्षार की मात्रा को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। समझ में आ रही बात। अगला पॉइंट, वृक्क की न्यूनतम इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। हम सब ने 9वीं 10वीं के विज्ञान की क्लास में पढ़ा है, वृक्क की न्यूनतम इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन को वृक्क का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई
वर्किंग बॉडी ऑफ किडनी। ठीक है, तो किडनी का जो वर्किंग बॉडी है वो क्या कहलाता है? नेफ्रॉन कहलाता है। समझ आया? अब नेफ्रॉन कैसे काम करते हैं उसको अगले स्लाइड में अपन पढ़ेंगे। तो वृक्क की सबसे न्यूनतम संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं जी? नेफ्रॉन कहते हैं। और हमारी किडनी में 8 से 10 लाख क्या होते हैं? नेफ्रॉन। किसी किसी बुक में 8 लाख दिया रहता है और किसी किसी बुक में 10 लाख। तो आपको एक एग्जैक्ट याद रखना है, इसी करके क्या याद रखोगे? 8 से 10 क्या होती है? नेफ्रॉन। समझ? एकदम छोटी छोटी। अब सोच के देखो, इतना छोटा सा किडनी और उसमें 8 से 10 लाख क्या हो रहा है? और कितना छोटा, मतलब नॉर्मल देख पाना संभव नहीं है। कैसे देखेंगे? सूक्ष्म। आजकल तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, अभी चित्र बताएंगे ना इसकी। ठीक है। उत्सर्जन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई हमारी क्या है? नेफ्रॉन। समझ आ रहे हैं? मानव सहित जितने भी स्तनधारी जीव है उसमें 2 वृक्क। मानव सहित जितने भी स्तनधारी जीव है उसमें वृक्क की संख्या कितनी होती है? 2। और जोड़ी में बोलेंगे तो है ना। लपरहा नंबर 1.5 में क्या बोलते हैं? वो जोड़ी गंवा और पूरा झगड़ा हो जाता है और लास्ट में पता चलता है जोड़ी क्या कराता है? चप्पल कराता है। समझ आ? तो वैसे एक जो मनुष्य होता है उसमें वृक्क के कितने जोड़ी होते हैं? 1 जोड़ी होते हैं। और संख्या में कितना होगा? 2। अब ध्यान रखना, एक किडनी के बिना भी इंसान काम चल जाएगा, जिंदा रह सकता है, लेकिन दोनों किडनी के बिना नहीं काम चलेगा। समझ में आ रहा है? यदि आप गरीब हैं, है ना, दरिद्र हैं, आप शरीर में दो किडनी है तो आप एक किडनी को बेच के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अभी मतलब कि सर बोल रहे हैं बेच रहे हैं करके, मतलब कॉमेडी कर रही है। तो मतलब यह है कि इंसान एक किडनी के सहारे भी जिंदा रह सकता है, लेकिन दोनों किडनी खराब हो गए तो गड़बड़ है। तब के कंडीशन में क्या करते हैं? डायलिसिस। क्या करते हैं? डायलिसिस। जब किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस। तो डायलिसिस में क्या होता है? कृत्रिम किडनी लगाया जाता है। तो हम क्या बता रहे थे आपको कि मानव में किडनी कितने होते हैं? 2 होते हैं। और जब किडनी खराब हो जाती है तो नया किडनी लगाया जाता है, कृत्रिम किडनी। उसको क्या बोलते हैं? डायलाइजर। ठीक है, क्या बोलते हैं? डायलाइजर। तो ये जो डायलाइजर होता है यह क्या काम करेगा? रक्त को छानने का काम करेगा और इस क्रिया को डायलिसिस है। डायलाइजर जो काम करता है उस क्रिया को क्या बोलते हैं? डायलिसिस। समझ में आ रहा है? ठीक। तो पैसा कौड़ी रहेगा तो भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन किडनी के खराब होने के बाद में बहुत कम चांस रहता है आदमी ज्यादा दिन तक जिंदा रहे, क्योंकि डायलिसिस क्रिया भी बहुत खतरनाक होती है। हर हफ्ते में 2 बार 3 बार करना होता है। ठीक है, चलिए। हमारा जो वृक्क है, वृक्क से 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर रक्त प्रति मिनट क्या होती है? प्रवाहित। ये बात याद रखना, बहुत काम की चीज है। डाटा आपसे पूछा जा सकता है कि किडनी में प्रति मिनट कितने रक्त का प्रवाह होता है? तो 1200 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर रक्त का प्रवाह प्रति मिनट होता है। कहां से? किडनी से। मतलब 1 मिनट में हमारी जो किडनी है कितने रक्त का शुद्धिकरण करता है? 1200 सीसी। समझ में आ रहा है? जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको छान के बाहर निकालने का काम। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं किडनी की संरचना कैसी होती है। तो ये आपके किडनी में क्या होती है? संरचना 2 जोड़ी होता है। हाँ, मतलब जोड़ी में कितना होगा? 1 होगा और संख्या में कितना होगा? 2 होगा। इस साइड की किडनी थोड़ा ऊपर रहता है और इस साइड का किडनी थोड़ा नीचे होता है, क्योंकि अमाशय वगैरह ये कारण थोड़ा सा दब गया। समझ आ रही है? तो किडनी का ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे जो हमने बनाया, इसको क्या बोलते हैं? अधिवृक्क या फिर एड्रिनल। अधिवृक्क या फिर एड्रिनल। ये वाला आपका हो गया क्या? किडनी। ये है आपका क्या? मूत्रवाहिनी। ठीक है, और ये क्या है आपका? मूत्राशय, जहाँ पे आपका जो यूरिन को स्टोर होकर रहता है। ध्यान रखना, लगभग ना आधा लीटर के आसपास जो यूरिन है यहाँ पे स्टोर होकर रहता है और मूत्र मार्ग से फिर वो बाहर निकल जाता है। तो किडनी कैसे काम कर रही है? किडनी में होता है क्या? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही तो मुख्य रूप से वर्किंग बॉडी है। ये रक्त को छानेगा, छानने के बाद जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको वृक्क जो होता है मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में लाके स्टोर कर देते हैं। समझ आ रहा है? फिर ये मूत्र मार्ग से बाहर आता है।
ये आपका क्या हो गया, किडनी। ठीक, उसके बाद में देखते हैं, अब ये तो किडनी का हमने बाहर देखा, अब किडनी के क्या देखेंगे, आंतरिक संरचना। तो ये किडनी का आंतरिक संरचना इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे याद रखना, किडनी का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, किडनी का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो रेनल हिलियम। क्या बोल रहा है, रेनल हिलियम। ये बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं और आंतरिक भाग को मीडिया। ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो नाम से बनेगा। बोलेगा कि रेनल हिलियम नाम का जो नाम है या जो ये शब्द है, ये शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो क्या बोलेंगे, किडनी। आपको बोल देगा कि भैया ये एड्रिनल जो चीज है शरीर के किस अंग में पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, या फिर किडनी। समझ आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो नाम को याद रखना है, ये पूरा बता दिया। नाम के साथ इसका हमने क्या देख लिया, काम। ठीक है, किडनी समझ आया, किडनी। तो किडनी का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, रक्त को छानना, और छान करके उसको मूत्र मार्ग के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से बाहर आता है। समझ आ रहे हैं, तो किडनी हमारे शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग। यदि किडनी नहीं होगा तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ पूरा भर जाएगा, जहरीला हो जाएगा, शरीर टॉक्सिक हो जाएगा, शरीर में जहर मतलब खत्म हो जाएगा। समझ आ रही है बात, तो आपको यह भी बोल सकते हैं जहर को छानने का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे यही पे पूरा काम समझ में आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, किडनी। चलिए, अब किडनी की सबसे न्यूनतम कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। चलिए, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, नेफ्रॉन। चलो, नेफ्रॉन पढ़ने से पहले थोड़ा सा किडनी संबंधी कुछ बीमारी है, कुछ रोग है, इसको देख लेते हैं। तो किडनी से संबंधित सबसे जो प्यारा दुलारा रोग है वो क्या है आपका, पथरी। घर घर का रोग है। आज के समय में खाना पीना इतना अशुद्ध हो गया, विषाक्त हो गए हैं कि पथरी होना एकदम कॉमन सी बात। समझ आ रहे हैं, तो किडनी संबंधी सबसे प्रमुख रोग क्या है आपका, पथरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोन। अब ये एक्चुअल में होता क्या है, तो हमारे किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट के जमाव से, ठीक है, किसके जमाव से, किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट के जमाव से जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोन। मतलब पत्थर हो गया, पथरी हो गई, फिर ऑपरेशन करके बाहर निकालना पड़ता है इसको, है ना। इसके लिए पत्थर चट्टा, घर घर में एक पौधा लगाते हैं, याद है, पत्थर चट्टा, बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा, उसको रोज खाना चाहिए, कम से कम एक आधा पत्थर। इससे क्या होगा, शरीर में जो स्टोन वाला चीज है ना, वो डेली का डेली खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो किडनी संबंधी सबसे पहला रोग क्या है, पथरी, जो हमारे किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट के जमने से होता है। ठीक, दूसरा क्या लिखा है, यूरेनिया। यूरेनिया में होता क्या है, तो हमारे शरीर में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाता है, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, दूसरों को क्या बोलते हैं, यूरेनिया। तीसरा हमारा है गठिया या गॉट। ठीक है, तो गठिया में क्या होता है, यूरिक एसिड का जमाव बढ़ जाता है। हमारे शरीर के जो हड्डी का जोड़ होता है उसमें किसका जमाव हो जाता है, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ने से क्या होगा, गठिया। और एक और क्या बोल सकते हैं, किडनी खराब हो जाती है, लीवर डैमेज हो जाएगा। तो लीवर डैमेज कब होता है, जब ज्यादा मात्रा में शराब पिएंगे या हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जम जाएंगे, तो लीवर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जब लीवर खराब होगा तो डायलाइजर लगाएंगे, कृत्रिम किडनी लगाएंगे, फिर वो हमारे किडनी का काम। समझ आ रहे हैं, तो किडनी संबंधी ये प्रमुख बातें आपको ध्यान रखना है बीमारी। पहला क्या देखा हमने, पथरी, यूरेनिया, गठिया, और लास्ट में क्या देखा, किडनी खराब। समझ में आ गया, ठीक। तो हमारे किडनी की सबसे न्यूनतम संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। तो इस नेफ्रॉन के बारे में चले जाते हैं कि नेफ्रॉन क्या है। तो देखिए, ये आपके नेफ्रॉन पे क्या है, चित्र है। तो इस तरीके से जब आप सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो नेफ्रॉन आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। लगभग अब एग्जैक्ट तो बना नहीं सकते ना, लगभग इससे मान। नेफ्रॉन में आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। नाम, ये वाला जो सबसे पहला का हिस्सा है उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, ये वाला पार्ट को बोमन कहेंगे, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, नेफ्रॉन। ठीक, तो सबके अलग अलग काम है। जैसे ग्लोमेरुलस, ये जो ग्लोमेरुलस होता है यह
सबसे शुरुआती हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये आपका क्या है, ग्लोमेरुलस। ये क्या करता है, रक्त के कणों को छानने का काम करता है। एक्चुअल में रक्त के कणों को छानने का काम कौन कर रहा है, ग्लोमेरुलस। याद, जैसे हमने पढ़ा ना, वृक्क क्या करता है, रक्त को छानता है। तो वृक्क में ऐसा कौन सा चीज होता है जो रक्त को छानेगा, तो स्पेशली पूछेगा, क्या बताओगे, ग्लोमेरुलस। अब रक्त को छानने का मतलब है कि रक्त को पूरी तरीके से छान देते हैं, मतलब उसमें जैसे अब अपशिष्ट पदार्थ आ रहे हैं, अपशिष्ट के अलावा जो फायदेमंद चीज जैसे कि आपका प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, समझ है, जो अच्छी चीजें आ रही उनको भी छान करके क्या कर देता है, बाहर कर देता है। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से छानने का काम कौन करता है, ग्लोमेरुलस। समझ में आ रही बातें। इसके अलावा शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है, वही मैं बताया कि ये छानेगा और छान करके जो शुद्ध रक्त है उसको वापस वो भेज देता है। लेकिन वही यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये सभी चीज को छान देता है, अच्छी चीजों को भी छान करके बाहर कर देता है। दिक्कत यहाँ पे है, तो रक्त के कणों को छानने का काम करेगा। इसके अलावा शुद्ध रक्त को छान करके वापस भेज देता है। ठीक है, भेज करके, ठीक। ये काम क्या करता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब निष्पादन का काम करता है। कर ही तो रहे निष्पादन, निष्पादन मतलब ब्लड को छानने का काम करता है, तो पूरी तरीके से छान देता है। तो इससे नुकसान हो सकता है। नुकसान ये है भाई, जैसे प्रोटीन है, जैसे वसा है, विटामिन है, और ये चीज को भी छान करके वापस भेज देगा तो गड़बड़ नहीं हो गया। तो इसके बाद में क्या होता है, अगला हमारा जो चीज है वो क्या आता है, बोमन। क्या आता है जी, बोमन। बोमन क्या करता है, बोमन कैप्सूल या बोमन संपूर्ण आवश्यक पदार्थ का पुनः अवशोषण। अभी मैंने बताया ये सबको छान करके वापस भेज दिया। अब जैसे वो बताया प्रोटीन, विटामिन, वसा, ये काम का चीज है, उन चीजों को फिर से फिल्ट्रेशन करना, उनका फिर से क्या करना, छानने का काम, और उसको फिर से क्या करना, अवशोषण करने का काम कौन करता है, समझ में आ रहा है, ठीक। यूरिया को क्या करेगा, अलग करेगा, रक्त से यूरिया को अलग करेगा, समझ आ रहा है। और ये सब करने की क्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है, अपहन कहलाती है, समझ आ रहा है। तो आपको पूछेगा रक्त का पुनः डायलिसन, डायलिसिस, रक्त का पुनः डायलिसिस या पुनः शुद्धिकरण कौन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, बोमन। ये शुद्धिकरण किया, काम के चीजों को भी बाहर कर दिया, ये फिर से उसका अवशोषण किया, जो काम का चीज था उसको वापस ले आया, और ब्लड से यूरिया को अलग, समझ आ रही। अब लास्ट में जो चीजें किसके पास पहुंचती हैं, नेफ्रॉन के पास। फिर नेफ्रॉन क्या करेगा, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको पेशाब के माध्यम से बाहर, समझ में आ रही, क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपके नेफ्रॉन क्या है, पूरा कार्यविधि है। इस पे याद रखना, आपको बोलेगा ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है, नेफ्रॉन। आपको बोलेगा बोमन संपूर्ण कहाँ है, तो नेफ्रॉन, और सबका अलग अलग काम है। समझ में आ गई बातें। चलिए, तो ये है आपके वृक्क से रिलेटेड डिटेल। अब 5 मिनट का एक चीज और बचा है, उसको भी कवर करना है, यूरिन के बारे में। अब इतने टाइम से पढ़ रहे हैं क्या क्या, यूरिन। भाई लास्ट में यही तो चीज है ना जिसके माध्यम से सारी चीजें बाहर निकल, यही नहीं होगा तो कहाँ से गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो 2 मिनट इसके बारे में जान लो, इसके बारे में, यूरिन के बारे में, ठीक है। वृक्क देखा हमने, वृक्क के बाद में नेफ्रॉन देखा, और लास्ट में हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, मानव यूरिन के बारे में। क्योंकि जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं अंततः यूरिन में जाके मिलेंगे, और यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं। यूरिन हमारा जो मूत्र होता है, ठीक। तो एक मानव जो शरीर है, हमारा जो सामान्य शरीर है मनुष्य का, या जो सामान्य वयस्क व्यक्ति है, वह एक दिन में लगभग 1.5 लीटर यूरिन का उत्सर्जन करता है। ठीक है, एक दिन में लगभग कितना, 1.5 लीटर यूरिन। अब कोई ज्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है, लेकिन एवरेज याद है। एवरेज कितना, 1.5 लीटर यूरिन। यूरिन कितनी होती है, 1.5 लीटर यूरिन का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। हमारा जो यूरिन होता है, इसका जो रंग है हल्का पीला होता है, ठीक। और इसका कारण क्या है, यूरोक्रोम नाम के वर्णक, यूरोक्रोम नामक एक वर्णक होता है, जिस कारण हमारे मूत्र का जो रंग है हल्का पीला होता है, ठीक। हमारा जो यूरिन है वह अम्लीय प्रकृति का होता है, ऐसा होता है, अम्लीय, खट्टा खट्टा, हल्का हल्का। तो इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम।
तो इसका जो पीएच मान है 4.8 से लेकर के 6 तक हो सकते हैं। किसी किसी बुक में आपको 4.8 मिलेगा और किसी किसी बुक में आपको 6। समझ में आ रहा है? तो अम्लीय प्रकृति कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति। इसके अलावा यदि हम यूरिन में बोले तो यूरिन में क्या क्या होता है? तो यूरिन का लगभग 95% भाग क्या होता है? जल। समझ में? यूरिन का 95% भाग क्या होता है? जल होता है। यूरिया होता है 2 से 2.6% के आसपास। लवण होगा आपका 2% के आसपास और यूरिक अम्ल होता है 0.3% के आसपास। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया? मानव यूरिन। प्रकृति कैसी हो गई? अम्लीय। एक दिन में औसत उत्पादन कितना होता है? 1.5 लीटर। और इसका रंग हल्का पीला होता है, जिसका कारण क्या है? हीमोग्लोबिन नाम का। चलिए, तो आज के क्लास में हमने क्या देख लिया? उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो एनाटॉमी जो हमारा मानव शरीर विज्ञान चल रही है, इसमें हमने 3 पार्ट देख लिया। कंकाल तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन। इसके अलावा अन्य जो पार्ट है वो बारी बारी से आएगा। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, तो ये है आपका क्या? मानव यूरिन। और इससे पहले हमने क्या देखा? उत्सर्जन तंत्र। क्लियर है भाई?